जम्मू कश्मीर में हाल ही में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला देखने को मिला है, जिस हमले की वजह से तकरीबन 26 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और प्रशासन की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, बयानों में कहा गया है कि अभी ये संख्या आगे और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ज़ाहिर तौर पर मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना जो है, वो जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिली है। एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय के बारे में और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, उन पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले एक बार हमारी खबर क्या है उसको देख लेते हैं। तो खबर हमारी यही है कि जम्मू कश्मीर खासतौर पर दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम में स्थित बईसरान में पर्यटकों पर आतंकियों द्वारा हमला किया गया है, जिस हमले की वजह से बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। ये जो जगह है, इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो लोग पर्यटक वहां पर घूमने जाते हैं, यात्राएं करने जाते हैं। तो जाहिर तौर पर बहुत सारे लोग जो थे वो इस समय मौजूद थे और फिलहाल जो आपका सीजन है वो टूरिस्ट सीजन भी चल रहा है, तो बहुत सारे लोग उस जगह पर मौजूद थे। और जो फायरिंग की गई, उस फायरिंग की वजह से तकरीबन अभी तक जो आंकड़ा है 26 से 27 लोगों की मौत हुई है और बहुत सारे लोग जो हैं इस पूरी घटना की वजह से घायल हुए हैं। हालिया जो हमले की जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा का एक शैडो ग्रुप है, जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। तो द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, इसकी तरफ से इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली गई है। और जो हमारी तमाम जांच एजेंसीज हैं, उनकी तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई है कि जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है, उसने इस हमले को अंजाम दिया है। तो ये पूरा मामला है, पूरी खबर जो है वो हमारे सामने निकल करके आई है। बहुत ही दुखद खबर जो है वो जाहिर तौर पर भारत के लिए बहुत ही एक बहुत ही खराब घटना भारत के लिए देखने को मिली है। अब द रेजिस्टेंट फ्रंट की बात कर लेते हैं। द रेजिस्टेंट फ्रंट क्या है? द रेजिस्टेंट फ्रंट की बात करें अगर आप, तो इसको 2019 में बनाया गया था लश्कर ए तैयबा द्वारा। इसको लश्कर ए तैयबा का एक प्रॉक्सी संगठन भी माना जाता है। इसको प्रॉक्सी संगठन के तौर पर गठित किया गया था, यानी कि आप कह सकते हैं सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर गठित किया गया था। जो द रेजिस्टेंट फ्रंट है, इसको गृह मंत्रालय ने एक आतंकवादी संगठन के रूप में भी घोषित किया है और इसके खिलाफ कई मामले जो हैं दर्ज किए गए हैं, यानी कि बहुत सारे मामलों में ये शामिल रहा है। और जुड़ा हुआ किससे है? लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। उद्देश्य की अगर आप बात करें तो ये मुख्य तौर पर कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने, युवाओं को भर्ती करने, आतंकी घुसपैठ करने और पाकिस्तान से हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी करने का काम करता है। यानी कि जो भी आपके एक टेररिस्ट ग्रुप काम करते हैं, वही काम जो है द रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किया जाता है। तो इसको आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी मान सकते हैं। द रेजिस्टेंस फ्रंट वो लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे धार्मिक संगठनों से अलग करने के लिए, इसका नाम अगर आप देखें तो नाम क्या है? द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम है। और सामान्यतः अगर आप जो आतंकवादी संगठन होते हैं उनके नाम को देखें तो उनका नाम क्या होता है? धार्मिक नाम पर उनके नाम रखे जाते हैं, जैसे लश्कर ए तैयबा हो गया या फिर आपका जैश ए मोहम्मद है। तो इन संगठनों से अलग बनाने के लिए इसका जो नाम है वो अलग तरीके से रखा गया है। काम एक ही है, ये भी वही काम करता है, तो लेकिन लेकिन नाम जो है वो अलग तरीके का रखा गया है। नाम क्या है इसका? नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, तो अंग्रेजी में नाम रखा गया है। तो ये बेसिकली एक तरह से जो दूसरे जो संगठन हैं, जो पाकिस्तान आधारित संगठन है, उनसे अलग करने के लिए इसको अलग तरीके का नाम दिया गया। लेकिन काम क्या है इसका? काम वही है जो सामान्यतः एक आतंकवादी संगठन करता है। इसमें आपका आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाना, युवाओं को भर्ती करना, युवाओं को रिक्रूट करना, आतंकवादी गतिविधियों में लोगों को हथियार प्रदान करना, मादक जो आपके पदार्थ होते हैं उनकी तस्करी करना, वही सारे काम जो है इस संगठन द्वारा किए जाते हैं। तो द रेजिस्टेंस फ्रंट की हमने बात की, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस पूरे हमले को अंजाम दिया है। अब यहाँ पर एक शब्द और ज्यादा चर्चा में आता है और वो शब्द है ओवरग्राउंड वर्कर्स। ओवरग्राउंड वर्कर्स की क्या भूमिका रहती है, इसको लेकर के हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो ओवरग्राउंड वर्कर्स सबसे पहले होते कौन हैं? तो ओवरग्राउंड वर्कर्स का काम बेसिकली आतंकवादी समूहों को सहायता प्रदान करना होता है। आप कह सकते हैं जैसे आप अगर आप देखें क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलने वाले लोग होते हैं और उसके अलावा अगर आप देखें तो ग्राउंड में बहुत सारे और स्टाफ भी बैठा रहता है जो क्रिकेट नहीं खेलता है, लेकिन फिर भी क्रिकेट के काम से जुड़ा हुआ है। तो उसी तरीके से जो आपके ओवर द ग्राउंड वर्कर्स हैं, ओवर द ग्राउंड वर्कर्स भी यही भूमिका अदा करते हैं। तो ये प्रत्यक्ष तौर पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं होते, लेकिन जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं उनको रिक्रूट करने का काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करते हैं, उनको शेल्टर देने का काम करते हैं। तो उनको कहा जाता है ओवर द ग्राउंड वर्कर्स। तो ये क्या होते हैं? ओवर द ग्राउंड वर्कर्स का काम आतंकवादी समूहों के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर युवाओं की भर्ती करना,
हथियारों की तस्करी करना, आतंकवादी गतिविधियों के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो प्रदान करना, ये काम किया जाता है आपका ओवर द ग्राउंड वर्कर्स द्वारा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ओवर द ग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क को अभी हाल ही में जो है तोड़ा था, जब ऑपरेशंस के तहत पुलिस ने सोपोर और कुपवाड़ा में आतंकवादियों से जुड़े जो ओवर द ग्राउंड वर्कर्स के मॉड्यूल हैं, उनका पर्दाफाश किया था। तो अभी हाल ही में इनके बारे में चीजें जो है निकल करके आई थी। ओवर द ग्राउंड वर्कर्स कश्मीर में जो आपके रेजिस्टेंस फ्रंट है, इस तरह के समूहों को सक्रिय रूप से समर्थन प्रदान कर रहे हैं और युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं। तो ओवर द ग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क जो है वो कश्मीर में काफी ज्यादा मजबूत है, जो कि भारत सरकार के लिए, भारतीय सेना के लिए एक बड़ा चैलेंज पैदा कर रहा है। और इस तरह की जो घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं, आप सोच करके देखिए कि इस तरह की घटनाएं कोई बाहर से आकर के देश में अंजाम नहीं दे सकता है, जब तक कि देश के अंदर जो ओवर द ग्राउंड वर्कर्स मौजूद हैं वो इसमें अपनी भूमिका अदा नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिस जगह पर ये अटैक हुआ है वहां के सभी लोग ओवर द ग्राउंड वर्कर्स के तौर पे काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियो सामने आई जहां पर देखने को मिला कि जो लोकल लोग थे वो भी लोगों की सहायता कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक लाइन बना करके जरूर रखना है। तो ओवर द ग्राउंड वर्कर्स क्या होते हैं, इनको हमने देख लिया है। और ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यूपीएससी ने इस पर एक सवाल भी पूछा था अपने मेंस के एग्जाम में। अभी हम उस पर बात करेंगे, सवाल को अभी हम देखेंगे। फिलहाल ओवर द ग्राउंड वर्कर्स क्या होते हैं उनको हमने समझ लिया है। इसके अलावा भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए क्या-क्या चुनौतियां हैं जो हैं वो मौजूद है, उनकी अगर आप बात करें, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमी आपको देश में देखने को मिलती है, क्योंकि अलग-अलग देश जो हैं वो आतंकवाद को गुड और बैड के तौर पर देखते हैं, उसको डिवाइड करके देखते हैं और वहां पर अपने हित साधने की कोशिश करते हैं। और जहां पर आप अपने हित साधने की कोशिश करेंगे वहां पर समस्या से निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग देश जो हैं वो अलग-अलग हितों को प्राथमिकता देते हैं, जिसकी वजह से इंटीग्रेटेड तरीके से आतंकवाद से निपटना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो ये सबसे बड़ी समस्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की समस्या। दूसरा, कट्टरपंथ की एक विचारधारा आपको देखने को मिलती है, जो विचारधारा बढ़ती है अलग-अलग माध्यमों से, खासतौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से। आप देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथ की जो विचारधारा है आपको मेन लेवल पर देखने को मिलती है, इसको बहुत बड़े लेवल पर प्रचारित किया जाता है। तो कट्टरपंथ की विचारधारा हो गई आपकी। राज्य समर्थित असमर्थित आतंकवाद आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे देश ऐसे हैं, हमारा पड़ोसी देश ही ऐसा है जो कि आतंकवाद को समर्थन देता है। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपने हितों को साधने के लिए नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि जो आपके आतंकवादी होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। इसमें पाकिस्तान आपको मेन एग्जाम्पल के तौर पर नजर आ जाएगा। तो कुछ देश आतंकवादी समूहों का समर्थन करते हैं, उनको आश्रय देते हैं, जिससे वैश्विक आतंकवाद विरोधी जो प्रयास हैं उनको एक जटिलता का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आतंकवाद तंत्र में जो है वो विकास हुआ है पिछले कुछ समय में। अगर आप देखें तो जो नई टेक्नोलॉजी आई है, जो नई स्ट्रैटेजीज आई हैं वॉरफेयर के क्षेत्र में, आतंकवादी भी उन नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आतंकवाद और ज्यादा डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है और उससे निपटना और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो रहा है। इसके अलावा वित्त पोषण और संसाधन की कमी भी कई बार आपको देखने को मिलती है। तो जो आपके आतंकवादी संगठन हैं उनको इलीगल एक्टिविटीज के माध्यम से बहुत ज्यादा फंडिंग प्राप्त हो जाती है, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। जबकि जिन ऑर्गेनाइजेशंस को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो आतंकवादी संगठनों से निपटेंगे, उनके पास पर्याप्त संसाधनों की कमी कई बार आपको देखने को मिलती है, पर्याप्त हथियारों की कमी कई बार आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिसमैच होता है। तो आतंकवादियों के पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जबकि जो हमारी एजेंसीज हैं, पुलिस एजेंसीज हैं या फिर आपकी जो मिलिट्री है, उनके पास उतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलता है। और ये भी एक बड़ी समस्या है कि कई बार आतंकवादी, इस तरह की जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चुनौतियां हुई, कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जिन पर हमने बात की। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और है कि ये जो पूरी घटना हुई है, इस घटना का खास तौर पर जम्मू कश्मीर पर आपको क्या असर देखने को मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर पर असर की यदि आप बात करें तो इससे जो मेन असर पड़ने वाला है वो पड़ेगा जम्मू कश्मीर के पर्यटन पर, जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पर। धारा 370 या 2019 में जब इसको हटाया गया था, तो उसके बाद से जम्मू कश्मीर में बहुत सारी इस तरह की खबरें आ रही थी कि वहां पर टूरिज्म जो है, टूरिज्म का फुटफॉल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था। लाखों लोग जो है जम्मू कश्मीर की यात्रा कर रहे थे, जिससे खुद जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी इतनी ज्यादा डेवलप कर रही थी। और यही एक, आप कह सकते हैं यही एक मेन रीजन है कि आतंकवादियों द्वारा इस तरह का हमला किया गया। वो लोगों को डराना चाहते थे, भारत को डराना चाहते थे कि अगर आप जम्मू कश्मीर की यात्रा करेंगे तो आपके साथ इस तरह की घटना होगी। लेकिन अब यहाँ पर तो टूरिज्म पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा, पर अब ये हमारी जिम्मेदारी है, अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि जम्मू कश्मीर में जो आपके टूरिस्ट हैं उनको सहायता मिल सके, उनको सुरक्षा मिल सके, ताकि टूरिज्म को कम होने से रोका जा सके। क्योंकि आतंकी क्या चाहते हैं, आतंकी यही चाहते हैं कि वहां पर टूरिज्म ना डेवलप हो,
अगर टूरिज्म नहीं डेवलप होगा तो इसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट नहीं होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं होंगी, और क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं होंगी तो वो आतंक की तरफ और ज्यादा प्रेरित होंगे। यही चीज आतंकी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सुविधाएं ही ना मिल पाए, उनका डेवलपमेंट ही ना हो पाए। तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हम ये सुनिश्चित करें कि जम्मू कश्मीर का सबसे बेहतर डेवलपमेंट हो, ताकि वहां पर उनके सामने एक अल्टरनेटिव मॉडल पेश हो सके। ये चीज हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो जम्मू कश्मीर के पर्यटन पर आपको इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आतंकवादी हमले और सुरक्षा की स्थिति में अस्थिरता के कारण जम्मू कश्मीर में पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पर्यटकों पर हमले से राज्य की पर्यटन गतिविधियों में गिरावट आएगी, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं जो आपके विदेशी पर्यटक होते हैं, जो आपके घरेलू पर्यटक हैं, उनको हतोत्साहित करती हैं। इसके अलावा राज्य सरकार को पर्यटन के क्षेत्र को फिर से सशक्त बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने और इसके साथ साथ स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। अगर जम्मू कश्मीर में पर्यटन उद्योग की भूमिका की आप बात करें, तो डेटा अगर आप देखें तो डेटा यहाँ पर ये बताता है कि बेसिकली जो आपका सर्विस सेक्टर है, जो आपका तृतीय टर्शरी क्षेत्र है, जो सेवा क्षेत्र है, इसका 2024-25 के दौरान जम्मू कश्मीर के सकल राज्य मूलवर्धन में यानी कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में तकरीबन 61% का योगदान था। 60 से भी ज्यादा प्रतिशत का योगदान केवल और केवल टर्शरी सेक्टर का आपको देखने को मिला था, और 31% रोजगार जो है वो केवल और केवल टर्शरी सेक्टर से आया था, जिसमें टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। तो टूरिज्म जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लाखों लोग जम्मू कश्मीर की यात्रा कर रहे थे 370 हटने के बाद से, लेकिन अब यहाँ पर इसमें थोड़ी सी कमी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। अब देखना होगा कि सरकार इस संबंध में क्या प्रयास करती है, क्या इंतजाम जो है वो किए जाते हैं, ताकि जम्मू कश्मीर में पर्यटन में जो कमी आ सकती है उस कमी को आने से रोका जा सके। तो ये तो हमने खबर पर डिस्कशन किया। अंत में हम निष्कर्ष के तौर पर क्या कह सकते हैं, समरी के तौर पर क्या कहा जा सकता है? अंत में यहाँ पर कहा जा सकता है कि हमें जो मेंस के एग्जाम में अगर आपको वे फॉरवर्ड लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? मेंस के एग्जाम में अगर आपको वे फॉरवर्ड लिखना है तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि हमें गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समाप्त करना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हमें अपने मन से हटाना पड़ेगा। गुड टेररिज्म का क्या मतलब है, बैड टेररिज्म तो आप जानते हैं, गुड टेररिज्म का क्या मतलब है? गुड टेररिज्म का बेसिकली इन दोनों कॉन्सेप्ट जो लगभग एक ही जैसे हैं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, टेररिज्म इज द टेररिज्म, लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट को बनाया जिसको कहा जाता है गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। गुड टेररिज्म बेसिकली जब हमारे हितों के लिए किसी व्यक्ति को मारा जाता है तो आप उसको क्या कहते हैं? गुड टेररिज्म कहते हैं। और जब कोई और, अगर आप गुड टेररिज्म का समर्थन करते हैं, अगर आप अपने हितों को साधने के लिए वॉयलेंस का सहारा लेने की बात करते हैं, हिंसा का सहारा लेने की बात करते हैं, तो कोई और अगर अपने हितों को साधने के लिए अगर हिंसा का सहारा लेता है तो आप उसको गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप खुद वहां पर हिंसा का सहारा ले रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें वॉयलेंस का जो कॉन्सेप्ट है, हिंसा का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समाप्त करना पड़ेगा। कोई भी गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म नहीं होता है, कोई भी अच्छा आतंकवाद या बुरा आतंकवाद नहीं होता है, हमको ये समझना पड़ेगा। तो हमें बैड टेररिज्म और गुड टेररिज्म के कॉन्सेप्ट के बीच में डिफरेंस करना बंद करना पड़ेगा, और टेररिज्म टेररिज्म होता है, आतंकवाद आतंकवाद होता है, ये चीज हमको जो है समझनी पड़ेगी। चलिए अब अंत में एक करंट अफेयर का सवाल है आपके लिए, एक पीवाईक्यू का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 2019 में यूपीएससी ने सवाल को पूछा था, इसमें जीएस पेपर 3 में आपका इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आता है। सवाल में आपसे पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामिक पर प्रतिबंध लगने से आतंकवादी संगठनों की सहायता करने में ओवर द ग्राउंड वर्कर्स की भूमिका सामने आई है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों की सहायता करने में ओवरग्राउंड वर्कर्स द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर की जांच करें, और ओजीडब्ल्यू के प्रभाव को बेअसर करने में उपायों पर चर्चा कीजिए कि क्या क्या उपाय जो हैं किए जा सकते हैं। इसका जवाब आपको 150 शब्दों में लिखना था। 10 नंबर का सवाल था, 10 अंकों का सवाल था, 150 शब्दों में लिखना था। तो आप चाहें तो इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने इस पर बात की है, अब इसको आप जो है ठीक ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।